चलो अब हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के अगले इकाई को देख लेते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 3 को शुरू करने जा रहे हैं। तो इकाई 3 में सबसे पहले हम देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखे देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, गद्य का प्रारंभिक रूप था। तो गद्य का प्रारंभिक रूप क्या था, बोलचाल का रूप को गद्य के प्रारंभिक रूप कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ख लेना है। गद्य की विधा नहीं है, तो गद्य की विधा क्या नहीं है, महाकाव्य नहीं, कहानी नाटक और एकांकी गद्य की विधा है, लेकिन महाकाव्य उसकी विधा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है उपन्यास सम्राट है। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, प्रेमचंद को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेमचंद लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक काल में गद्य की आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है, उक्त कथन। तो यहाँ पे क लेना है रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो आंसर लेना है देशभक्ति की भावना लेना है। नेताजी की मूर्ति थी, तो नेताजी की मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी, तो संगमरमर यहाँ पे लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी हुई थी। तो कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, क्या था, मोतीलाल। इसके बाद नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की जो मूर्ति है उसे लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है नगर पालिका लेना है। भगत जी पद गाते थे। ठीक है, तो भगत जी पद गाते थे, तो भगत जी के पद गाते थे, तो कौन गाते थे, कबीर के। ठीक है, तो कबीर के पद, तो यहाँ पे कबीर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। तो किस पे प्रहार करता है, कुरीतियों पर। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, कबीर को मानते थे, सच्चे साधु की पहचान होती है, किसने कहा था, मतलब ये जो है किसका होता है। ठीक है, सच्चे साधु कौन होता है, सिंपल से शब्दों में, तो उसके विचारों से। ठीक है, सच्चे साधु की पहचान जो होती है वो उनके विचारों से होता है। इसके बाद बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते हैं, खंजड़ी बजाते थे। फादर कामिल बुल्के ने MA किया, तो कहाँ से, इलाहाबाद से। फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, किस भाषा को, हिंदी भाषा को, तो यहाँ पे हिंदी आएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे। तो यहाँ पे दयालुता है, दयालुता है, मानवता है और सरलता है। तो ये इन तीनों गुणों से, यहाँ पे क्या लेना है, इन सभी गुणों से लेना है। इसके बाद है, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे, तो कौन थे, डॉक्टर रघुवंश थे। इसके बाद नेक्स्ट है, फादर बुल्के का निधन हुआ, तो कब हुआ था, 73 की उम्र में हुआ था। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उसके पिता को बुलाया। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, आंदोलनकारी के व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उसके पिता को बुलाया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया, क्या अनुभव किया, गर्व अनुभव किया। इसके बाद नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था। ठीक है, तो क्या नाम था, सुनीता था। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखे देख लेते हैं। ठीक है, सही जोड़ी बनाते हैं। तो पहला देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसको आपको लेना है सरस्वती में लेना है। रिपोतार्ज को लेना है आपको फ्रेंच शब्द में लेना है। जयशंकर प्रसाद को आपको लेना है एक घुट में लेना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेना है आपको शुक्ल युग में लेना है। मेरी असफलताएं को लेना है बाबू गुलाब राय में लेना है। इसके बाद दूसरा को देख लेते हैं इसी में। ठीक है, नेताजी का चश्मा, आपको नेताजी का चश्मा को लेना है स्वयं प्रकाश में लेना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसको आपको लेना है बाल गोविंद भगत में लेना है। इसके बाद है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको आपको लेना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में लेना है। एक कहानी यह भी है, इसको आपको लेना है मन्नू भंडारी की कहानी है ये। स्त्री शिक्षा के विरोध कुर्तकों का खंडन, इसको आपको लेना है महावीर प्रसाद द्विवेदी लेना है। संस्कृति, इसको लेना है भगत आनंद कौशल्यायन में लेना है इसको। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी का चश्मा। ठीक है, नेताजी का चश्मा यहाँ पे आ जाएगा, आपको लेना है कहानी लेना है। एक कहानी यह भी है, इसको आपको लेना है आत्मकथा का अंश है। बाल गोविंद भगत जो है इसको आपको लेना है रेखा चित्र में। संस्कृति को आपको लेना है यहाँ पे निबंध में लेना है। मानवीय करुणा की दिग चमक को लेना है आपको संस्मरण में लेना है। इसके बाद है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, इसको कहाँ पे लेना है, इसको आपको लेख में लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्वयं प्रकाश को लेना है 1947 में। राम वृक्ष बेनीपुरी को लेना है सन 1899 में लेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को लेना है 1927 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेना है इसको लेना है 1864 में। इसके बाद है मन्नू भंडारी को लेना है 1931 में। भगत आनंद
कौशल्यायान को लेना है आपको 1905 में लेना है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रश्न है उसको आपको उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं, पहला क्या है, गद्य क्या है। तो गद्य क्या है, एक ऐसी रचना जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो उसे गद्य कहते हैं। गद्य शब्द मतलब जो गद्य शब्द है, गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बना है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बताना या कहना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे और लिखा है, आगे अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी 2 नंबर के हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए। तो गद्य की प्रमुख विधा क्या है, जैसे कहानी है, नाटक है, जीवन है, रेखा, संस्मरण, ये सब के सब है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसके आंसर है, आप लोग देख लेना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है, किन्हीं 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखक के नाम लिखिए, ठीक है। तो उपन्यास के नाम और लेखक के नाम लिखना है। तो चलो देखो, उपन्यास का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक सेकंड में अगले प्रश्न में आ गया क्या, हाँ, किन्हीं हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन लिखे, ठीक है। हिंदी साहित्य में पहले गद्य के काल विभाजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पूर्व भारतेंदु लिखा हुआ है, भारतेंदु युग लिखा हुआ है, ठीक है, द्विवेदी युग लिखा है, ये सब क्या है, काल विभाजन है। तो यही क्या है, आपको लिखना है इसके आंसर में। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं, किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम तथा उनके लेखक के नाम लिखे। तो उपन्यास के नाम देखो, जयशंकर प्रसाद लेखक के नाम है, इनके उपन्यास है, एक कंकाल है, तितली है, ठीक है। हरिप्रसाद द्विवेदी का भी देखो उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा, और यहाँ पे प्रेमचंद है, गगन दिया है, निर्मला गोदान दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 देखने हैं। और चलो आगे देखते हैं। इसके बाद उपन्यास के नाम हो गया। इसके बाद है, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम एवं उनकी 2 कहानियों के नाम भी लिखिए, ठीक है। तो कहानियों के नाम भी, तो देखो 2 कहानीकारों के नाम, एक मुंशी प्रेमचंद है, एक जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पे दोनों की कहानी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों की कहानी आपको 2 कम से कम याद करनी है यहाँ से। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखे। तो नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है। तो देखो, नाटक क्या है, नाटक में कई अंग होते हैं, जबकि एकांकी मात्र 1 अंग होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। तो 2 लिखने थे, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिए है, आप लोग देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, कहानी और उपन्यास के 2 अंतर यहाँ भी बताने हमें। तो कहानी उपन्यास देख लेते हैं। तो कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है। तो इस तरह से यहाँ भी 2 मैंने बता दिए, यहाँ पे लगा हुआ है 3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, रेखा चित्र और संस्करण में 2 अंतर लिखे। तो रेखा चित्र और संस्करण देख लो। तो रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, संस्करण किसी घटना पर आधारित होता है। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप से अपनाता है, संस्करण में लेखक का घटना से निकट संबंध होता है। ये इसका आंसर है। यहाँ भी 3 लगा है, 2 बताने थे हमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आत्मकथा और जीवनी में देखते हैं। तो आत्मकथा देखो, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है, लेकिन जीवनी जो होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है, जीवनी में जहाँ बहुत सी बातें अनुमानित रहती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, लेखक रामवृक्ष बोनीपुरी के लेखन की विशेषता लिखिए। तो लेखन की विशेषता आप देख सकते हो, 2 विशेषता यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इन दोनों विशेषताओं को आपको लिखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, अगला है, नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो मन्नू भंडारी की साहित्य की प्रमुख विशेषता देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी साहित्य की प्रमुख विशेषता है, इसको आपको याद करने हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालते हुए उनकी 2 रचनाएं लिखिए, ठीक है। 2 रचनाएं लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भाषा शैली देख लेते हैं। तो ये भाषा शैली है, ठीक है। तो भाषा शैली देख सकते हो। अब ये शिल्प मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इसकी 2 रचनाएं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो, द्विवेदी की कृतियों की रचना है, बहुत सारे रचना है यहाँ पे, आप सभी रचनाओं को देख सकते हो। तो ये सारे के सारे द्विवेदी की रचना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली एवं 2 रचना लिखे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली देखो, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी भाषा शैली है। अब हमें क्या देखना है, इसकी भाषा शैली के बाद हमें देखना है इसकी रचना, ठीक है। तो देखते हैं इसकी 2 रचनाएं क्या क्या है। तो देखो, यहाँ पे 2 रचनाएं लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 रचना को ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक निबंध, उपन्यास है, चरखे, और यहाँ पे देखो निबंध उपन्यास के माध्यम से ये सब रचना लिखा हुआ है। तो दोनों में से जिसको भी याद करना चाहते हो याद कर सकते हो, सिर्फ आपको 2 याद करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से